नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपरवाइजर्स क्वालिटीज के बारे में। सुपरवाइजर की क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सुपरवाइजर क्या क्वालिटीज उसके अंदर होगी तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। इसी बात को लेके आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि सुपरवाइजर का मतलब है सुपर और विजन। तो इसमें हम सुपरवाइजर को 2 कैटेगरी 2 शब्दों से ये शब्द बना हुआ है। एक है सुपर और दूसरा है विजन। तो लेट अस स्टार्ट विद द सुपरवाइजर्स क्वालिटीज। तो सबसे पहले तो सुपरवाइजर्स आर अकाउंटेबल फॉर अदर्स डू। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है सुपरवाइजर के लिए कि सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट अदर्स डू। तो जो वर्कर्स या ऑपरेटर्स जो काम करते हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो सुपरवाइजर के ऊपर होती है। उन्होंने अच्छा काम किया तो सुपरवाइजर विल बी गेट उसको उसकी सराहना होगी। अगर उन्होंने खराब काम किया तो सुपरवाइजर की आलोचना भी होगी। तो जो दूसरे लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, उसके लिए सुपरवाइजर जिम्मेदार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुपरवाइजर ने अपने अंडर जो काम करते हैं लोग, जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, उन्हें अगर वो सही तरीके से गाइड नहीं करेगा, उनसे अच्छा काम नहीं करवाएगा, तो कहीं न कहीं उसकी आलोचना भी हो सकती है और उनसे अच्छा काम करवाए तो उसकी सराहना भी हो सकती है। तो उनकी ज़िम्मेदारी, उनके काम के क्वालिटी की ज़िम्मेदारी भी सुपरवाइज़र के ऊपर होती है। सेकंड वन इज़ बॉडी लैंग्वेज। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सुपरवाइज़र शुड बी वेरी, वेरी गुड एट बॉडी लैंग्वेज। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉज़िटिव होनी चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र खुद ही अगर डल रहेगा, उसमें वो पॉज़िटिविटी नहीं रहेगी, वो एक जज़्बा नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं उसके हाथ के नीचे जो ऑपरेटर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी उसी बॉडी लैंग्वेज से काम करेंगे और जो होने वाला काम है, वो उस क्वालिटी का नहीं होगा। इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉज़िटिव और अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ आई कॉन्टैक्ट। तो उसका आई कॉन्टैक्ट जो है, दूसरे लोगों के साथ वो भी बेहतर होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वो उन लोगों से अच्छा काम करवा ले, उन लोगों के कंट्रोल को सही तरीके से अपने पास रखे। वे ही मूव्स, किस तरह से वो मूव होता है, किस तरह से उसकी मूवमेंट है, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा असर उन लोगों के ऊपर होता है जो उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, आई कॉन्टैक्ट हो या द वे ही मूव्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर हिम। जो कम्युनिकेशन है, वो मैं यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार कम्युनिकेशन तो हो जाता है, लेकिन वो इफेक्टिवली पास ऑन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने कल पूरिंग किया हुआ है, उसमें हमें कोई का रिजेक्शन आया है, तो वो एक मैसेज शायद पास भी हो जाएगा कि कल के इस प्रोडक्ट में हमें कोई का रिजेक्शन आया है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होगा कि ये आया था तो अभी हम हमें आज क्या करना है? उसे रिज़ॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? या फिर वो क्यों आया था? उसके ऊपर कुछ हमने एनालिसिस किया है, उसके ऊपर कुछ हमने थॉट प्रोसेस किया है, तो वो वहाँ नीचे ग्राउंड द लाइन तक जाना, डाउन द लाइन तक जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं कि पूरी तरह बात को वहाँ तक पहुँचाना, उसके आखिरी वर्ड तक वहाँ तक पहुँचाना, उसका इफ़ेक्टिवनेस उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके बॉडी लैंग्वेज में लाना, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। वो स्किल सुपरवाइज़र के पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग। So you have to take a lot of decision as a supervisor because especially in the second and third shift you are alone in the company. आपके शायद आपके पास वो हायर अथॉरिटीज या मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं होती है। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस कि मेरी केमिस्ट्री में कुछ प्लस माइनस है तो मैं वहाँ पर क्या करूँ? पावर गई है मैं क्या करूँ? मेरा मेन स्किल ऑपरेटर नहीं है तो मैं क्या करूँ? प्रोडक्ट पैटर्न को प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ? स्पेक्ट्रोमीटर में कुछ मेंटेनेंस का इश्यू है तो मैं क्या करूँ? प्लांट में कुछ मेंटेनेंस का इश्यू है तो मैं क्या करूँ? तो इन सारी चीज़ों में आपको डिसीज़न लेना पड़ता है और डिसीज़न जब आप लेते हो तो शायद कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई हायर अथॉरिटी या मैनेजमेंट का आदमी आपके पास उस डिसीज़न को
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं होता है, तो यू हैव टू टेक ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अपने खुद के जिम्मेदारी के ऊपर वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना, डिसीजन लेते समय एक शांत और बहुत ही स्टेबल माइंड से वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए। नॉलेज और स्किल्स अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन एंड स्किल इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो वो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई पोरिंग करने वाला आदमी ठीक से पोरिंग नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू गो देयर एंड उसके उसको हाथ में लेके उसको किस तरह से पोरिंग करना है वो आप दिखा सकते हो। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कई बार। तो इसीलिए टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो और आपके पास दोनों भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ रेडी टू लर्न। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सुपरवाइजर क्वालिटीज़ में आता है कि आपको सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज़ बी रेडी फॉर लर्निंग। और मुझे लगता है ना सिर्फ सुपरवाइजर बल्कि हर इंसान को, हर फाउंड्रीमैन को, हर इंसान को आजन्म सीखने की जो क्रिया है वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ हम नया सीखते जाते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, कितने भी बड़े एक्सपीरियंस वाले फाउंड्रीमैन हो, या फिर एक इंसान जो सिर्फ फाउंड्री की बात नहीं, एक इंसान भी कहीं न कहीं बच्चों से, बूढ़ों से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिसर से, आने-जाने वाले राहगीरों से, की फ़िल्मों से, बहुत सारी चीज़ों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो सीखने की आपकी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो रेडी टू लर्न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्पेशली यहाँ पर मैं कहूँगा कि रिजेक्शंस जब आती है, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू हैव टू बी ओपन। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो है पैराशूट और दूसरा आपका माइंड। तो दोनों चीज़ें उसी वक़्त इफ़ेक्टिव होती है, उसी वक़्त काम करना शुरू करती है जब दे आर ओपन। तो आपका माइंड ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी कुछ सीख पाते हो जब आपका माइंड ओपन हो, सीखने के लिए। उसके अंदर कुछ आ सकता है क्योंकि वो ओपन है। अगर उसे आप क्लोज़ करके रखोगे और ये कहोगे कि मुझे अब कुछ सीखना नहीं है, या फिर मुझे इतना आता है कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ बचा ही नहीं है सीखने के लिए, तो वहाँ पर सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है, बिकॉज़ योर माइंड इज़ क्लोज़, इट इज़ नॉट ओपन। तो जिस तरह पैराशूट क्लोज़ होने के बाद उसका इफेक्टिवनेस नहीं रहता है, उसी तरह माइंड का भी होता है। वो जब तक ओपन है वो सीखता रहेगा, जब वो क्लोज़ हो जाएगा आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो रेडी टू लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन। यू शुड बी अ गुड लिस्टनर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ़ बोलते जाते हैं, सिर्फ़ हम हमारी बातों को रखते हैं, लेकिन कई बार सुनना एक बहुत ही अच्छी कला है। ख़ासकर आप अपने ऑपरेटर, अपने अंडर में जो काम करते हैं, उनकी बातें भी सुना करो, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट जिसे हम सजेशंस कहते हैं, या फिर कुछ अच्छे सुझाव मिल सकते हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर उस काम में हमेशा रहते हैं। तो उनमें आपसे ज़्यादा नॉलेज होने की चांसेस, या वहाँ पर प्रैक्टिकली जब कुछ अच्छे सुझाव या प्रैक्टिकल कुछ अच्छी बातें उनके पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यू शुड बी अ गुड लिस्टनर एज़ वेल। तो उनसे सीखिए, उनसे उनकी बातें सुनिए, उसमें से जो इफ़ेक्टिव है, जो आपको लग रही है कि ये काम की चीज़ें हैं, तो वो आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ टीम हैंडलिंग एबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टीम हैंडलिंग, आपके पास एक टीम होती है, कुछ लोगों की टीम आपको हैंडल करनी पड़ती है, उनको मैनेज करना पड़ता है, उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उनसे उनके पास से अपना जो काम है वो काम करवा लेना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप किस तरह से अपने टीम को हैंडल करते हैं। द टीम हैंडलिंग एबिलिटी। टीचर नॉट द कैचर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। मैं हमेशा इसको ज़्यादा एम्फैसिस देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कई बार हम जो हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं, तो उनकी गलतियाँ निकालते हैं, उनको गलत किस तरह से वो गलत काम कर रहे हैं, वो दिखाते हैं, तो कई बार उनको अच्छा नहीं लगता है। दे फील कि वो मेरी गलती निकाल रहा है। तो आपका
उनके प्रति जो बात करने का तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए कि शुड बी यू आर बीन नॉट द कैचर, यू शुड बी एज़ अ टीचर। उन्हें सिखाना है, उ उन्हें उनकी गलती का एहसास हो, लेकिन उन्हें ऐसा ना लगे कि वो मुझे गलतियाँ मेरी गलतियाँ निकाल रहा है, बल्कि आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप उनसे कुछ बात कर रहे हैं, आप उनको कुछ समझा रहे हैं, आप उनसे उनको कुछ सिखा रहे हैं जो उनके भले के लिए है, ना कि उनको गलत दिखाने के लिए या उनको नीचे दिखाने के लिए। तो always be a teacher, not a catcher. Next one is the documentation. Real time facts are important. आपका डॉक्यूमेंटेशन आपकी छवि को टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाएगा, आपके सीनियर तक लेके जाएगा। तो योर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रॉपर, योर रिकॉर्ड शुड बी गुड, इट शुड बी रियल टाइम रिकॉर्ड्स, इट शुड बी फैक्चुअल रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनके ऊपर कुछ डिसीजन होने वाले हैं। आप गलत रिकॉर्ड जनरेट करेंगे, गलत रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, भरेंगे आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या आपको गलती को छुपाने के लिए, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी डेंजरस होगा, आपके कंपनी के लिए डेंजरस होगा। इसलिए जितना आप अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, जितना सही डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ उसके ऊपर हम कुछ कई सारे डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। So all these supervisors qualities are there which you have to uh, follow. You have to improve on that. Next one is do not allow teammates to make mistakes. ये बहुत important quality है again. Do not allow teammates to make mistakes. कई बार हम ये देखते हैं कि जो हमारे टीममेट्स है वो गलतियां करते जाते हैं और उसके वजह से हमें नुकसान होता है, तो डू नॉट अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स। उनको इस तरह से गाइडेंस दो, इस तरह से उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करो कि वो गलती ना करें, वो गलती नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनिटली अच्छा होगा। पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको कितने टाइम में हिट निकालनी है, उतने टाइम में हिट आ रही है क्या नहीं, हिट आने के बाद जो पोरिंग लैडल का रेडीनेस है, आदमियों का रेडीनेस है, वो सारी चीज़ें पंक्चुअलिटी में आती है। टाइम पे काम पे आना, टाइम टाइम पे काम पे जाना, ये भी इसी बात को दर्शाता है। अटेंड ड्यूटी ऑन टाइम जो मैंने ऑलरेडी बताया। शिफ्ट टेक ओवर और शिफ्ट चेंज ओवर दोनों भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह से आप शिफ्ट को लेते हैं, स्वीकार करते हैं और किस तरह आप शिप को अगले शिप को हैंडल करते हैं, वो दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। जो कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो वो कहीं न कहीं आपके परफ़ॉर्मेंस को 4 चाँद लगाता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किस तरह से आप शिप को स्वीकार करते हैं और किस तरह से उसे हैंडल करते हैं। टेक चार्ज फ्रॉम प्रीवियस शिप जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सेट अप गोल एंड टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरी शिफ्ट शुरू हुई तो मुझे क्या करना है, कितने हिट्स निकालने हैं, कितने बॉक्सेस स्कोरिंग करने हैं। आज मेरा रिजेक्शन का गोल क्या है, मुझे ज़ीरो डिफेक्ट को अचीव करना है। आज मेरा पावर कंज़म्पशन मुझे कंट्रोल करना है। आज मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा मोल्ड ब्रेकेज कम से कम हो, ज़ीरो हो। तो ये सारी टारगेट्स, ये सारे गोल्स आपके दिमाग में होने चाहिए एंड यू शुड बी अ, throwing your communication, throwing your experts for that। वो दिखना चाहिए आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में, आपके मूवमेंट में जो आप शॉप फ्लोर पे दिखा रहे हैं। प्लानिंग एंड टीम मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यू हैव टू प्लान। अगर आपको ये गोल या टारगेट अचीव करनी है तो आपको वो पहले तो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी आपके लोगों के साथ कि हमें आज ये अचीव करना है, हमें आज ये इस हिसाब से आपको काम करना है, तो वो प्लानिंग आपको करना पड़ेगा कि ये करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देनी पड़ेगी, हर व्यक्ति से उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको बतानी पड़ेंगी एंड देन और ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक शुरू में टीम मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, टीम मीटिंग लेनी पड़ेगी, स्टैंडिंग टीम मीटिंग ऑफ 5 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड में हम देखते हैं कि जो फील्डिंग करने वाली टीम है, दे कम टुगेदर बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड एंड दे डिस्कस देयर स्ट्रैटेजी, डिस्कस की हमें कौन से बैट्समैन के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से फील्ड सेटिंग करनी है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप भी अपने शॉप फ्लोर पे कर सकते हैं। क्वालिटी अवेयरनेस इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो लोगों में वो क्वालिटी अवेयरनेस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, तो क्वालिटी और कॉस्ट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो एक अवेयरनेस लोगों के दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने अच्छी तरह से मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे,
उतने ही चांसेस है कि आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि अ, गलतियाँ करना प्रकृति है, जैसे हम गलतियाँ करते हैं दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, ह्यूमन है, गलती होगी। तो ये गलती करना प्रकृति है। गलती को मानना एक स्वीकृति है, यानी जैसे कल्चरल पार्ट, गलती को मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि गलती को सुधारना जो है वो प्रगति है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गलती हम मानते हैं तो फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। लेकिन उसकी पहले की जो स्टेज है वो गलती एक्सेप्ट करना है, तो वो आप बिल्कुल उसमें झिझिकाइए मत, उसको बिल्कुल भी उसमें एक कमी जिसे हम कह सकते हैं कि कमी मत समझिए कि मैं कैसे गलती अपनी मान लूँ, गलती है तो एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करके उसे इम्प्रूव करो। देन टेक एफर्ट्स टू अवॉइड इट अगेन इन फ्यूचर, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई लोग सुपरवाइजर 8 बजे आते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं, जो बीच के 8 घंटों में मैंने क्या किया उसका कोई रिकॉर्ड, उसका कोई इवैल्यूएशन उसके पास नहीं होता है कि मैंने रोज के रोज कितने हिट बनाए, कितने मोड्स बनाए, मेरा पावर कंजम्पशन क्या था, मेरा रिजेक्शन क्या था। और ये अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, आज अगर आप उसको कहीं न कहीं नोट डाउन नहीं कर रहे, कहीं न कहीं अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू नहीं कर रहे, तो आप इम्प्रूव नहीं हो सकते। कल मेरी 10 हिट हुई थी, आज 8 हुई, कल 12 हुई, कल 6 हो गई, फिर 4 हो गई। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है वो क्यों हो रहे हैं? उसके कारण क्या है? तो वहाँ पर अगर आप नहीं काम करोगे, वहाँ पर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तो शायद आप सुपरवाइज़र के तौर पर जॉइन हुए हो और शायद उसी रोल में आप अपने रिटायरमेंट भी लोगे। तो अगर आपको इम्प्रूव होना है तो यू हैव टू इवैल्यूएट योर ओन परफॉर्मेंस। तो इसीलिए उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिव्यू करना, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक बात हमें हर सुपरवाइज़र को कहता हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड को, आप अपने परफॉर्मेंस को नोट डाउन कीजिए, उसके रिकॉर्ड कीजिए और उसके ऊपर काम करते जाइए। नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग अ टीम। टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको अपने टीम को बिल्ट अप करना है, उनको एक साथ लाना है, एकजुट करना है, उनको क्वालिटी अवेयरनेस देना है, प्रोडक्टिविटी का अवेयरनेस देना है, उनको ट्रेनिंग देना है। उनमें इन सारी जो क्वालिटी जो हमने अभी देखी, उन सारी क्वालिटीज़ को वो अवे उनके पास अ, लेके जाना है ताकि वो भी बेहतर काम कर सके, वो भी अपने आपके साथ में कंधा से कंधा मिला के आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको सपोर्ट कर सके। तो टीम बिल्डिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट, टीम वर्क इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। देन अवॉइड वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि सुपरवाइज़र्स और वर्कर्स के बीच में कई बार कुछ आना-बानी होती है, तो वो नहीं करना है। हमें बिल्कुल शांति से काम लेकर करवाना है, शांति से काम लेना है। कहीं न कहीं एक बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना है। अवॉइड अनसेफ कंडीशन, ये सेफ्टी इज़ अ प्राइम थिंग। आपको क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट को आपको दूर रखना है, उनके उसके बारे में आपको सजगता लाना है, आपके अंदर भी और आपके टीम के अंदर भी। तो वन हू सुपरवाइज़ अदर बाय असाइनिंग एंड मॉनिटरिंग द टास्क, सुपरवाइज़र वो होता है जो दूसरों को टास्क असाइन करता है और उनको मॉनिटर करता है। एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी अ, खुद काम नहीं करते हो। बोरिंग हो या चिप चार्जिंग हो, मेल्टिंग हो, मोल्डिंग हो, सैंड मेकिंग हो, इसमें से कोई भी काम आप नहीं करते हो। यू आर देयर टू असाइन द वर्क, मॉनिटर द वर्क एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम द टीम। आपका रोल है उनको सुपरवाइज़ करना, उनको ट्रेन करना, उनसे काम करवाना, उनको ट्रेनिंग देना और वही आप करते रहोगे और बेहतर तरीके से करते रहोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आपका इफ़ेक्टिवनेस उसी में है कि आप किस तरह से लोगों को काम असाइन करते हैं और वो मॉनिटर करते हुए उसका इफ़ेक्टिवनेस हासिल करते हैं। अवॉइड अनसेफ कंडीशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अंडरस्टैंडिंग द स्वॉट एनालिसिस ऑफ एवरी ऑपरेटर एंड यूज हिज स्ट्रेंथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास जो टीम है, आपके पास जो डाउनलाइन द लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं। कोई लड़का है जो पोरिंग में अच्छा है, तो उसे पोरिंग में आपको यूटिलाइज़ करना है। उसे अगर आप मोल्डिंग में डालोगे तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो कहीं न कहीं एवरी
पर्सनैलिटी या एवरी वर्कर, एवरी ऑपरेटर के बारे में आपको स्वॉट एनालिसिस करके उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो पता होनी चाहिए, उसकी वीकनेस क्या है पता होनी चाहिए। यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ और ट्राई टू इम्प्रूव देयर वीकनेस एज़ वेल। तो वहाँ से आपको एक कॉन्टिजेंसी भी ब बनानी पड़ेगी कि मेरा ऑपरेटर आज नहीं है तो मैं किसी और ऑपरेटर को तैयार करके रखूँ ताकि मैं उस दिन उस काम को उसी तरीके से लेके जाऊँ जो रेगुलर होता है। क्योंकि मेरा आज ऑपरेटर नहीं है तो मैं और एक ऑपरेटर तैयार करके रखो, तो वो कॉन्टिजेंसी भी आपको बनानी है। नेक्स्ट वन इज फॉलो प्रोसेस कंट्रोल। जो कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल के जो चीजें आपको दी हुई है, यहाँ वर्क इंस्ट्रक्शन है, एसओपीज है या कंट्रोल प्लान है, मेथड कार्ड्स है, तो उनको फॉलो कीजिएगा 100%। डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। तो कहीं भी शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। शॉर्टकट्स आर वेरी डेंजरस ऑलवेज। यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी इन एब्सेंस ऑफ रियल ओनर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैजिकल स्टेटमेंट है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब भी सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में होते हैं, शाम को 6 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक, वो आपके कंपनी के ओनर कंपनी में नहीं होते हैं, तो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी मेरी है समझ के जिम्मेदारी के साथ में काम कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें और अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिपार्टमेंट को और बेहतर बना सके। आपकी कंपनी के ग्रोथ में आपका योगदान रहे। अगर वो रहेगा तो डेफिनिटली आपकी भी ग्रोथ होगी। और ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया कि सुपरवाइजर इज़ नथिंग बट द वन हू इज़ टेकिंग अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर और इज़ रिस्पांसिबल फॉर व्हाट अदर्स डू। तो उन लोगों को ट्रेन करना, उनको बेहतर बनाना, उनसे काम करवाना, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप उसे ज़रूर अच्छी तरह से निभाइएगा ताकि आप आगे जाके सुपरवाइज़र से मैनेजर और मैनेजर से जनरल मैनेजर की तरफ भी आप जा सकते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं जो इस तरह की ट्रैवलिंग कर कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने पॉलिटिकल करियर में। मैं खुद भी एज़ अ मेल्टिंग सुपरवाइज़र जॉइन हुआ था और आज जनरल मैनेजर के तौर पर और फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो ये ज़रूर आपको मोटिवेशन भी होगा कि आप भी मेरी तरह और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की तरह बन सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को अमल में लाएँ। क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ़ सुपरवाइज़र के लिए बल्कि आगे मैनेजरियल पोस्ट के लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर एडॉप्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर सुपरवाइज़र और आगे जाके अच्छे से अच्छे मैनेजर बनेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।